जी और आपका आज वीडियो में आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पीएम मनमोहन सिंह के 5 बिग डिसीजंस। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लिखने से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम नीरज है। जब भी मनमोहन सिंह से उनकी सफलता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं जो कुछ भी हूं अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से हूं। आज के पाकिस्तान में पढ़ने वाले गांव में पैदा हुए थे मनमोहन सिंह। गांव में ना तो बिजली थी, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल। मीलों चलकर स्कूल जाते, केरोसिन लैंप में पढ़ कर अपनी आंखें खराब कर ली थी इन्होंने, पर पढ़ना नहीं छोड़ा और पढ़ते पढ़ते ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर ली। फिर प्रोफेसर, रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय मंत्री होते हुए प्रधानमंत्री भी बने। 26 सितंबर के रोज मनमोहन सिंह का जन्मदिन होता है। पार्टीशन के बाद इनका परिवार इंडिया आ गया था। बड़ी दिक्कत थी, पर पढ़ाई में बहुत तेज होने के कारण इनको स्कॉलरशिप मिल गई। हमेशा फर्स्ट आए थे। इंग्लैंड में इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ पुरस्कार मिला था, पर बहुत शर्मीले थे। बीबीसी के पत्रकार मार्क टली को एक बार मनमोहन सिंह ने बताया था कि कैम्ब्रिज में पढ़ने के दौरान ठंड में, यानी ठंड के मौसम में भी ये ठंडे पानी से ही नहाते थे, क्योंकि गर्म पानी के पास भीड़ लगी रहती थी और वहां के लोगों को ये अपने लंबे बाल नहीं दिखाना चाहते थे। बाद में इंडिया आ गए और अमृतसर के एक कॉलेज में पढ़ाने लगे। वहां पर उनके पड़ोसी लेखक थे मुल्कराज आनंद। एक दिन आनंद इनको जवाहरलाल नेहरू से मिलाने ले गए। नेहरू ने सरकार ज्वाइन करने के लिए कहा, पर कॉलेज में पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट था, इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2005 में इंडिया आसियान मीटिंग में मलेशिया गए थे। वहां इनका परिचय दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित प्रधानमंत्री के रूप में कराया गया। आजाद भारत की प्रगति को मनमोहन सिंह के रूप में देखा जा सकता है। विभाजन के बाद घर बार छोड़कर आए परिवार का लड़का, जिसका कोई जुगाड़ नहीं था, जो शर्मीला था और जिसके पास पैसा भी नहीं था, भारत के लिए हर तरह की पोजीशन संभालता हुआ देश का प्रधानमंत्री बना। जन्मदिन पर 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के 5 सबसे बड़े कामों के बारे में जानते हैं। पहला, 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी आर्थिक सुधार। 90 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। दुनिया में भी खाड़ी युद्ध के चलते पेट्रोलियम क्राइसिस हो गया था। भारत के पास पैसा नहीं बचा था, काम चलाने लायक भी नहीं। उस वक्त नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया इकोनॉमी में सुधार के लिए। मनमोहन सिंह के पास जब मंत्री बनने की खबर आई तो उन्हें मजाक लगा। अगली सुबह डांट पड़ी तो समझ आया कि मामला थोड़ा सीरियस है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस सुधार पर नजर गड़ाए हुए था, पर देश में ऐसा माहौल बना कि लोग कहने लगे थे कि ये नेता अब देश को बेच देंगे। ऐसे में नए नियम लाने में भी डर भी था। राव का साफ कहना था कि अगर ये सुधार सफल हो गए तो सरकार को क्रेडिट मिलेगा, अगर नहीं हुए तो सिर्फ मनमोहन सिंह की जिम्मेदारी होगी। पर सुधार सफल हुए, देश सही रास्ते पर चल पड़ा। दूसरी बड़ी कामयाबी, RTI एक्ट साल 2005। भारत में 2 एक्ट ऐसे बने हैं जो जनता को सबसे ज्यादा अधिकार देते हैं, कंज्यूमर एक्ट और RTI। मनमोहन सिंह के सत्ता में आते ही ये एक्ट पास हो गया। इसके लिए देश के लोग लंबे समय से लड़ रहे थे। इस एक्ट के चलते जनता अफसरों से जवाब तलब कर सकती है। इससे पहले अफसर हर रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल कहकर किसी को बताते ही नहीं थे। इसके चक्कर में भ्रष्टाचार बहुत होता था, पर इसी एक्ट के चलते ही मनमोहन सरकार पर भी घोटालों के आरोप लग गए। तीसरा, मनरेगा साल 2006। ये एक ऐसा एक्ट आया जिसने सरकार और जनता के रिश्ते को बदल दिया।
ये तय करना कि सरकार लोगों को अपने गांव के पास रोजगार दिलाएगी, अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। रोजगार की गारंटी थी सरकार की तरफ से। सरकार रोजगार ना दे पाए तो एक तय रकम आपके खाते में आनी ही आनी थी। यह प्रोग्राम पूरे परिवार को टारगेट करता था। रोजगार ना दिला पाने पर अफसरों पर कार्रवाई का प्रावधान था। सरकारी जिम्मेदारियों की ये नई पहल थी। हालांकि बाद में इसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पर वो अलग बातें हैं जो कि एक्ट से अलग की हैं। एक्ट के इरादों पर डाउट नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस प्रोग्राम की आलोचना करते हुए कहा था कि मनमोहन सरकार की सबसे बड़ी असफलताओं के रूप में इसे याद किया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी इस एक्ट को खत्म नहीं किया। चौथी बड़ी कामयाबी, सिविल न्यूक्लियर डील साल 2008। भारत की प्रगति के साथ ही ऊर्जा जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए बिजली पैदा करना भी जरूरी था। इसके लिए न्यूक्लियर प्लांट लगाना सबसे आसान तरीका है, पर इसके साथ ही जिम्मेदारी और खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही देश में माहौल ये भी बन रहा था कि ये सरकार यानी उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार अमेरिका के हाथ फिर कुछ बेचना चाहती है। मनमोहन सरकार की सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐलान कर दिया कि ये डील होगी तो हम सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। समर्थन वापस ले भी लिया, पर बिना किसी डर के मनमोहन सिंह ने इस ऐतिहासिक डील को पूरा किया और सरकार भी बचा ली। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। पांचवी बड़ी कामयाबी, पांचवी बड़ी उपलब्धि जिसके लिए देश मनमोहन सिंह को हमेशा थैंक यू बोलेगा, वो है फूड सिक्योरिटी बिल 2013। स्वतंत्रता से ठीक पहले बंगाल में अकाल पड़ा था। करीब 30 लाख लोग मारे गए थे। फिर चीन से लड़ाई के तुरंत बाद भी अकाल पड़ा। उसी दौरान पाकिस्तान से भी लड़ाई हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद स्थिति थोड़ा बदली, पर वक्त गुजरने के बाद भी देश के बहुत सारे लोग भरपेट खाना नहीं खा पा रहे थे। ऐसे में मनमोहन सिंह सरकार का लोगों का खाना सुरक्षित करवाना दुनिया की किसी भी सरकार के लिए मॉडल बन गया। ये जरूर है कि एक तरफ इसकी आलोचना हुई कि सरकार लोगों पर पैसा बर्बाद कर रही है, लोगों तक अनाज पहुंच भी नहीं रहा, पर एक हद तक लोगों की जरूरतें जरूर पूरी हुई। किसी भी आलोचना से परे ये सरकार की जिम्मेदारियों का एक नमूना था और उस नमूने में हेतु बने मनमोहन सिंह। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इस मौके पर हमने सोचा क्यों नहीं आपको उस घटना की कहानी सुनाई जाए जिसके लिए डॉक्टर सिंह के विरोधी और उनका समर्थक समान रूप से उन्हें हीरो मानते हैं, आर्थिक उदारीकरण। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया फ़ानी में साल 1991 आया और गुजरा, लेकिन अपनी छाप छोड़ कर गया। सोवियत संघ की दहलीज पर साम्यवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। वही अमेरिका ने स्वाहा बोलते हुए तेल के कुओं में एक और आहुति देते हुए इराक पर हमला कर दिया था। ये दुनिया का पहला युद्ध था जिसमें युद्ध स्थल से सीधा लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट हो रहा था। अमेरिकी लड़ाकू विमानों में लगे कैमरों से आने वाले फुटेज के चलते लोग इससे वीडियो गेम वॉर भी कहने लगे थे, लेकिन इस वीडियो गेम में खेलने वालों से ज़्यादा नुकसान देखने वालों का हो रहा था, क्योंकि तेल के दाम अचानक आसमान छूने लगे थे। अपने यहाँ यानी भारत में पहले ही फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत चल रही थी। तेल के दाम बढ़ गए तो अर्थव्यवस्था की कमर टूटने लगी। डॉलर की कमी के चलते संभव था कि हम अगली कर्ज की किस्त पर डिफ़ॉल्ट कर जाते, चुका नहीं पाते। स्वामी सुब्रमण्यम तब चंद्रशेखर सरकार में कानून मंत्री हुआ करते थे। वो बताते हैं कि जिन दिनों सरकार इस समस्या का हल ढूंढ रही थी, एक अमेरिकी राजदूत उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने इराक युद्ध के लिए भारत से मदद मांगी। खाड़ी युद्ध में अमेरिकी विमान फिलीपीन से उड़ान भर रहे थे। इराक पहुंचने से पहले उन्हें एक बार रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे में अमेरिकी राजदूत चाहते थे कि भारत अपनी ज़मीन प्लेन उतारने के लिए दे। इस काम के लिए अमेरिका 3 गुना कीमत देने को तैयार था, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी इतने में तैयार नहीं थे। उन्होंने राजदूत को बताया कि उन्हें तुरंत $2 बिलियन की ज़रूरत है। अमेरिका तब IMF में 87% वोटिंग राइट्स रखता था, लगभग पूरे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर अमेरिका भारत को $2 बिलियन का लोन दिला दे तो उन्हें विमान उतारने के लिए ज़मीन मिल जाएगी।
अब ये लोन तो मिल गया लेकिन सरकार की दिक्कत खत्म नहीं हुई। फरवरी में बजट पेश होना था। इधर कांग्रेस जो सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी, उसने एक पूर्ण बजट का समर्थन करने से मना कर दिया। लिहाजा वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को एक अंतरिम बजट पेश करना पड़ा। नतीजा हुआ कि भारत की बॉन्ड रेटिंग और गिर गई, यानी भारत के लिए शॉर्ट टर्म लोन लेना और मुश्किल हो गया। IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी आगे और मदद देने से इनकार किया। उनकी शर्त थी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था में नीतिगत बदलाव लाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था। पैसे की इतनी किल्लत थी कि सरकार को वो कदम उठाने ही पड़े जो भारत में मध्यम वर्ग का कोई भी परिवार ऐसी स्थिति में उठाता है। इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शंकर अय्यर ने उस रोज़ एक टिप मिलने पर एयरपोर्ट का दौरा किया। वो वहाँ गए। उन्होंने वहाँ देखा कि एक जहाज़ पर लूटिंग हो रही थी और पास में RBI की काफ़ी सारी वैन्स खड़ी थी। सिक्योरिटी भी बहुत थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि इतनी सिक्योरिटी पहले कभी नहीं देखी गई। जब अंदर की बात निकली तो पता चला कि भारत सरकार सोना गिरवी रखने के लिए बाहर भेज रही थी। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की इन दिक्कतों के बीच पॉलिटिक्स के खेल बदस्तूर जारी थे। उस साल मार्च महीने में एक घटना हुई। हरियाणा के 2 पुलिस वाले राजीव गांधी के घर के बाहर चाय पीते पकड़े गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार जासूसी कर रही है और उन्होंने सदन में अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई। नए चुनाव कराए गए। चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई और नेपथ्य में चल रहा एक राजनेता अचानक प्रधानमंत्री बना, नरसिम्हा राव। राव की आत्मकथा लिखने वाले विनय सीतापति बताते हैं कि राव के राजनीतिक करियर को देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वो उदारीकरण जैसा कुछ बड़ा सोच सकते हैं। उन्हें समाजवादी चिंतन से अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन जल्दी समाजवादी चिंतन पर कागज का एक कतरा हावी होने वाला था। 21 जून शपथ से 2 दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी नरेश चंद्र ने राव को एक नोट दिया। जयराम रमेश अपनी किताब टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी में लिखते हैं कि नोट को देखकर राव के माथे पर बल पड़ने लगे। उन्होंने नोट देखते ही पूछा, क्या हालत इतनी खराब है? तब कैबिनेट सेक्रेटरी ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं सर, इससे भी ज्यादा खराब है। राव ने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री चुना और उन्हें इस समस्या से निपटने की जिम्मेदारी दी। जुलाई महीने से आर्थिक सुधारों के लिए पहले ठोस कदम की शुरुआत हुई। 3 जुलाई की दरमियानी रात 7 रेस कोर्स रोड, अब लोक कल्याण हो गया है जो, वहां स्थित बंगले में राव बिस्तर पर करवट बदल रहे थे। देश के प्रधानमंत्री की नींद उड़ा रखी थी रुपए ने। क्यों? आर्थिक सुधारों के तहत मुद्रा का अवमूल्यन होना था। 1 जुलाई को रुपए की कीमत 7% तक कम कर दी गई एक बार में, यानी डॉलर के मुकाबले अब रुपया 7% कमजोर हो गया। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, अभी तो रुपए को और जलील होना था। 3 जुलाई को रुपया और 11% गिराया जाना था। उसी सुबह यानी 3 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास से कॉल गया वित्त मंत्री के पास। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा कि 11% अवमूल्यन को अभी के लिए टाल दो। 9:30 बजे सिंह ने RBI की डिप्टी गवर्नर को कॉल करके ये बात बताई, लेकिन तब तक चिड़िया दाना चुग चुकी थी। 2 दिन में रुपए का मूल्य 18% गिरा। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि उस रोज प्रधानमंत्री बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने रुपए के अवमूल्यन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश भी की, लेकिन राव ने इस्तीफा अस्वीकार किया। इसके बाद अगला चरण था उस साल का बजट। राव की बायोग्राफी द मैन हू रीमेड इंडिया में विनय सीतापति बताते हैं कि मनमोहन सिंह ने बजट का जो पहला ड्राफ्ट बनाया था वो समाजवादी टिल्ट का था, उसके सरीखा था। प्रधानमंत्री ने इस ड्राफ्ट को पढ़ा, थोड़ी उदासी, थोड़े गुस्से और थोड़े अफसोस के साथ मनमोहन सिंह से पूछा, क्या मैंने तुम्हें इसलिए ही चुना था? मनमोहन सिंह दूसरा ड्राफ्ट तैयार करने में लगे। युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थी। सिंह ने तमाम मंत्रालयों के सचिवों की मीटिंग बुलाई और अगले 5 साल के वित्तीय कार्यक्रम की रूपरेखा सामने रखी। 6 हफ्तों के भीतर उद्योग पॉलिसी में आमूल चूल बदलाव लाना था। डॉक्टर सिंह को मालूम था कि मीटिंग में मौजूद सभी लोग ऐसे बदलावों से सहमत नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री का पूर्ण मैंडेट प्राप्त है, इसलिए अगर आप में से किसी को बदलाव से दिक्कत है तो हम आपके लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे। 24 जुलाई के रोज डॉक्टर सिंह ने बजट पेश किया। 18,650 शब्दों का यह भाषण आज तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। इस भाषण में मनमोहन सिंह कहते हैं, किसी विचार का सही समय आ जाए तो फिर उससे कोई ताकत रोक नहीं सकती। बजट भाषण के कुछ मुख्य बिंदु ये थे। आयात शुल्क को 300% से घटाकर 50% किया गया। सीमा शुल्क को 220% से घटाकर 150% किया गया। आयात के लिए लाइसेंस प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रावधान रखा गया। बजट में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात कही गई। इस बजट को भारतीय इतिहास का सबसे क्रांतिकारी बजट माना जाता है, लेकिन तब भविष्य देखने की ताकत किसी में नहीं थी। डॉक्टर सिंह बताते हैं कि खुद प्रधानमंत्री इन सुधारों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। मनमोहन सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की तो राव ने मजाकिया लहजे में उनसे कहा,
अगर सब ठीक रहा तो हम इसका क्रेडिट मिलकर लेंगे, लेकिन अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो मैं सारा ठीक रहा फोड़ूंगा तुम्हारे सर पे। इसके अलावा विपक्ष ने भी संसद में खूब बवाल मचाया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि कुछ ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी और अंततः देश गुलाम हो गया था। इस पर प्रधानमंत्री राव ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, चंद्रशेखर जी, मैंने तो आपके आदमी यानी कि मनमोहन सिंह को ही वित्त मंत्री बनाया है, फिर आप क्यों आलोचना कर रहे हैं। इस पर चंद्रशेखर ने नरसिम्हा राव को तब जवाब दिया था, राव जी, बात तो आपकी सही है, लेकिन जिस चाकू को हम सब्जी काटने के लिए लाए थे उससे आप हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसी तमाम प्रतिक्रियाएं जो तब आई थी कालांतर में गलत साबित हुई। अर्थव्यवस्था के लिए अपनाई गई उदारीकरण की नीति सफल रही। गिरवी रखा गया देश का सोना साल के अंत तक वापस भी खरीदा गया। आंकड़ों की ज़बानी देखें तो 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था 266 बिलियन डॉलर थी और अगले 30 सालों में 4 ट्रिलियन के आंकड़े को छूने लगी। उदारीकरण ने भारत के इतिहास को 2 चरणों में बांटा, 1991 से पहले और बाद में। अर्थशास्त्री उदारीकरण को लेकर अलग अलग विश्लेषण देते ही हैं, लेकिन इस पर्दे को क्रॉस करने वाले किसी आम आदमी से पूछेंगे तो वो आपको 4 चीज़ें गिनाएगा। पहली चीज़, केबल टीवी। दूरदर्शन पर चित्रहार का इंतजार करने वाले आदमी अब जी टीवी पर सारेगामापा देख सकते थे। दूसरी चीज़, फ़ोन, जो धीरे धीरे आम उपयोग की चीज़ बन गया, पहले सिफारिश होती थी। तीसरी चीज़, सरकारी बैंकों की लाइन में आई कमी, प्राइवेट बैंक्स खुले। और चौथी चीज़, जेट एयरवेज और सहारा एयरलाइंस की आमद से आम आदमी का प्लेन में उड़ने का सपना साकार हो पाया। लेकिन उदारीकरण से जो असली उड़ान मिली वो थी आम आदमी के सपनों को। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई बताते हैं कि बजट ने बाकी सभी चीज़ों से इतर सबसे बड़ा काम ये किया था कि उसने लोगों के मन को आज़ाद किया। ये था आज का तारीख। चलते चलते एक सूचना और देते हुए जाते हैं। इतिहास की कहानियों में रुचि रखते हैं तो एक किताब के बारे में जानिए, डॉक्टर BR आम्बेडकर। ये ऑडियो बुक यानी कि बोलती किताब आपको मिल जाएगी कुकू FM ऐप पर। साथ ही कुकू FM का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और पहले 500 लोगों में होते हैं तो 50% की छूट मिल जाएगी, बशर्ते आप डालें एक छोटा सा कोड LT50। तारीख के आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था इसे हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दिल एलन टॉप। एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी ना जब मुश्किल फ़ैसले आते हैं ना तो आप देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोग जो साथ आपके चल रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको जो है ना इस तरह नज़र आते हैं कि भाई ठीक है, सब कुछ ठीक हुआ तो मिलके करेंगे, कि ना हुआ तो भाई सारा जो है ना वो एक तरह का मलबा जो है वो तुम्हारे ऊपर जो है वो आएगा। तो हालांकि देखा जाए तो जो मनमोहन सिंह जी जो थे वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, शुरू से उन्होंने RBI में भी काम किया, टीचिंग भी की और अच्छे अच्छे जो है इंस्टीट्यूशन से जो है उन्होंने डिग्री भी हासिल की। लेकिन उन्होंने जो है जो रिफॉर्म्स लेकर आए, जो इंडिया की इकॉनमी को इतना ज़्यादा आगे लेकर गए, उसमें आज मुझे एक पहलू और नया पता चला कि पहले जो उन्होंने ड्राफ्ट पेश किया था ना वो उन्होंने वो पेश किया था जो पहले एक नॉर्मली जो हर साल जो दिया जाता होगा, लेकिन बाद में जो उन्होंने चेंज करके दिया उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया अगर आज के टाइम में आप देखें तो प्रगति उसी यानी कि बुनियाद वहीं पर है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सेकंड वाली वीडियो में बताया गया तो नरसिम्हा जी ने एक बहुत ही आप कह लो कि लाइट वे में वो बात की होगी कि मतलब होता ना मजाक में इंसान बोलता है, बट नो डाउट उनका ये एक किया गया फैसला मैं कहूँगी कि आप कह लो कि तकदीर जो है वो बदल देता है कि जैसे रिफॉर्म्स आई और एक आइडिया, एक बोलते हैं ना समटाइम्स एक ऐसा आइडिया जो कि सारी सिचुएशन जो है वो चेंज कर देता है। नो डाउट उसमें टाइम ज़रूर लगा, लेकिन इकॉनमी आप देखो कि जितनी गति के साथ वो बड़ी चेंजेस लाने से, रिफॉर्म्स करने से, उसका नो डाउट सारा श्रेय जो है वो आज के टाइम में देखा जाए तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ही जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने इजी डिसीजंस नहीं होते जहाँ पर पूरे कंट्री के लोगों का भविष्य जो है वो आपके कंधों पर होता है। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग मुझे लगता है कि बैठकर बड़ी आसानी के साथ बात कर देते हैं बिल्कुल, और हम लोग ये बोल देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, लेकिन जियोपॉलिटिकली सारी सिचुएशंस को समझना और फिर उसके बाद अपने कंट्री के डिसीजंस लेना, मुझे लगता है कि इसके लिए आपको वाकई में वो कहते हैं ना कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान और बहुत वाइज आपके डिसीजंस रहने चाहिए। भाई वो हम जो कहीं पे बैठ के बोल देते ना या फलाने पॉलिटिकल लीडर ने दुनिया के जो है वो ये कर दिया, ऐसे नहीं तो ऐसे, भाई वो ऐसे नहीं को ऐसे करने में जो है ना कितने ज़्यादा लोगों को आपको राज़ी करना पड़ता है ना, ये उस सिंगल अकेले बंदे को जो है पता होता है। जैसे बीच में ये बात भी की गई
कि मनमोहन सिंह जी के बारे में जब जो है वो कहा गया कि जो है ये तनकीद की गई ना नरसिम्हा राव जी पर, तो उन्होंने कहा कि आप ही का जो है ये बंदा है। तो उन्होंने जैसा कहा कि हमने वो सब्जी काटने के लिए चाकू आपको दिया था, आप तो हार्ड सर्जरी उससे कह रहे हैं। बेशक वो भी एक बड़ी लाइटली सी उस टाइम कन्वर्सेशन हुई हो, लेकिन लफ्ज़ों का चुनाव जो होता है और दूसरों को राज़ी करने के लिए जो है जो चीज़ें होती हैं भाई, आपको एक कॉस्ट जो है उसकी पे करनी पड़ती है। जैसे बीच में बजट की भी बात की गई, तो जो बहुत सारे मंत्रालय होते हैं भाई वो एग्री नहीं करते, वो कहते हैं हमें जो है भाई कम बजट दिया जा रहा है, और वो नहीं आपके उसे सहमत होते। तो वहाँ पे भी ये बात करना कि मुझे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पूरी सपोर्ट है। तो मेरा ख्याल है कि भाई बहुत कुछ जो है वो फेस करना पड़ता है आपको रिफॉर्म्स लाने के लिए सोसाइटी में, ऐसे ही नहीं रिफॉर्म्स आते। इसीलिए मुझे लगता है कि वो इंसान लीडर होता है, क्योंकि उसमें एक पावर होती है कि वो कन्विंस कर सकता है किसी को भी, कि चाहे उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन उसमें एक कन्विंसिंग पावर रहती है। दूसरा, अगर हम उनका बचपन का एक जर्नी देखें, बचपन से लेकर, तो जिस तरीके से मतलब उनको पढ़ाई लिखाई का इतना ज़्यादा शौक था, और फिर स्कॉलरशिप पर वो बाहर के मुल्क में गए पढ़ने के लिए, तो मतलब और जैसे वो बोलते भी थे कि मतलब उनकी जो सबसे बड़ी पावर है वो उनका नॉलेज है, वो उनकी एजुकेशन है। तो वाकई में ये चीज़ जो जब आप देखते हो तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर आपके अंदर लगन हो ना, तो आप कहीं ना कहीं पर पहुंच जाते हो, आपको एक मुकाम ज़िंदगी में मिल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स में आपको ये, मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति के समझने वाली बात है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा लफ्ज़ों का एक आप कह लो कि एक्सचेंज जो है वो होता रहता है, क्योंकि वो फिर पॉलिटिक्स है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो वो भी एक जो उसकी एक खासियत है, मुझे लगता है शोबे की, कि हाँ एग्जैक्टली, अगर सारे हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे, ऑपोजिशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें उस टाइम के लिए सही होती हैं, क्योंकि बाद में मतलब हम लोगों ने भी ये सारी चीज़ें सुनी हैं कि पॉलिटिशियन जो हैं वो सिर्फ उस टाइम तक ही आपको आपस में उलझते हुए नज़र आते हैं जब तक वो कैबिनेट में होते हैं, या फिर आप कह लो कि सेनेट के अंदर होते हैं, वरना बाहर तो सारे बात करते हैं। हाँ, बात करते हैं, फ्रेंड्स भी रहते हैं। नहीं देखिएगा, अगर अंदर जो है वो सारे एक दूसरे से तकरीर करें, लाजमी तो बाहर आके वो अपना अपना एक पक्ष जो है चाय के टेबल पे या खाने की टेबल पे एक दूसरे डिस्कस तो करते ही होंगे कि भाई मैं किस वजह से ये कह रहा हूँ। इसलिए मैं ये बात सोच रही होती हूँ कि कड़वी यादें नहीं होनी चाहिए, हमेशा अच्छी यादें होनी चाहिए, कि मतलब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उस टाइम के अकॉर्डिंग हर इंसान का रोल क्या है, वो उसके मुताबिक मुझे लगता है परफॉर्म कर रहा होता है। बाकी मुझे लगता है मनमोहन सिंह जी को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा, जिस तरीके से वो इंडिया में स्पेशली एक रिफॉर्म लेकर आए हैं, और उसके बाद जो एक चेंज देखने को मिला है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। इसके साथ में गुड बाय।